जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 5 ज्योग्राफी का जल। देखिए सबसे पहले जब हम इस चैप्टर में बेटे बात करेंगे तो हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हम जल चक्र के बारे में बात करेंगे बेटे, जल चक्र क्या होता है। इसके अलावा हम लवणीय अलवणीय जल के बारे में जानेंगे, या इसके अलावा बेटे हम महासागरीय परिसंचरण के बारे में भी जानेंगे बेटे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटे क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं जल चक्र की। हम जानते हैं कि बेटे सूरज के ताप के कारण जल क्या होता है बेटे, वाष्पित यानी कि भाप बनकर ऊपर उठता है, और ऊपर जाने के बाद वो ठंडा होता है और जलवाष्प यानी कि संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। ठीक है, इसके बाद चाहे वो वर्षा के रूप में, चाहे वो बर्फ के रूप में, या सहिम ओले वोले जो भी है, ठीक है, उसके रूप में क्या धरती पर या समुद्र पर गिर जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि बेटे यानी कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने रूप को बदलेगा, ठीक है, और महासागरों के, वायुमंडल के और धरती के बीच के चक्कर लगाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटे, जल चक्र बोल देंगे। यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, जल चक्र हो गया। ठीक है, अब क्या होता है बेटे, हमारी पृथ्वी जो है बेटे थलशाला के समान है। थलशाला होता क्या है, पहले यहाँ पे देखिए, आपको ये बॉक्स सा दिख रहा होगा, जार है, इसके अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये सब पूरे कृत्रिम रूप से हमने बना रखा है। ठीक है ना, क्या होता है बेटे, थलशाला क्यों बोला गया। देखिए क्या होता है, हमारी जो धरती के ऊपर जल है, हम सब जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है बेटे, उस पर कितना जल है बेटे, 70% वो जल से ढकी हुई है ना। तो अब ये जो 70% जल है, ये भविष्य में कभी भी 71 नहीं होने वाला, 72 नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो धरती का ये जो जल है 70% ये कांस्टेंट रहने वाला है, कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो थलशाला में जैसे हम बात करेंगे, देखिए बेटे थलशाला यहाँ पर छोटा सा घर होता है, पौधा रखने का कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो जल आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटे, वो बहुत टाइम पहले भी था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, जिस जल का हम आज हरियाणा में खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर रहे हैं ना, हो सकता है कि वो अमेजोन नदी से आया हो। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया अमेजोन नदी से कैसे आ गया। देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि सूरज की रोशनी से जब भाप बन के पानी उड़ा, मान लीजिए वो हिंद महासागर से पानी उड़ा है। कहाँ से उड़ा, हिंद महासागर से। अब जरूरी थोड़ी है कि बेटे वो हिंद महासागर से उड़ा तो भारत में पानी देगा, वो हो सकता है कि भाई एशिया में चले जाए, यूरोप में आगे बरस जाए। ठीक है, तो यानी कि जो भी पानी था वो घूमता रहेगा, और पानी की जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं। ठीक है, अब पानी बेटे दो तरीके का हो गया, एक जिसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे और एक जिसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिसको हम इस्तेमाल कर पाते हैं वो होता है बेटे अलवणीय जल। ठीक है, कौन सा, अलवणीय जल। लवण का मतलब होता है बेटे नमक। क्या होता है बेटे, नमक। यानी कि जिस पानी के अंदर नमक होगा वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जिसके अंदर अलवण यानी कि नहीं होगा लवण, वो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कि हम नदी से मिलता है वो हमें, ताल से, सोते से, हिमनदों से, हिमनद यानी कि जो बर्फ में जमा हुआ है वो हो गया बेटे। ठीक है ना, महासागरों का, समुद्र का जल ये लवणीय जल होता है। ठीक है, इनमें नमक की मात्रा यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, जिसको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे बेटे हम कि अब हम देखिए जल का वितरण क्या होता है बेटे, वितरण यानी कि बंटवारा। ठीक है, अब पूरी दुनिया में जल का जो बंटवारा है बेटे बहुत ही अलग तरीके का है। ठीक है, बहुत ही पेचीदा है। हमने देखा कि पृथ्वी की जो सतह 3/4 भाग जल से ढकी हुई है। ठीक है, धरती पर जल ही जल है। ठीक है, थल से ज़्यादा जल है। ठीक है, अनेक देशों में फिर भी जल की कमी है। देखिए क्या होता है बेटे, सबसे अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो जल होता है वो महासागरों में ही पाया जाता है। ठीक है, 97% हमारा 97.3% जल तो महासागरों में ही है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, फिर बर्फ में ढका हुआ है। ठीक है, बर्फ बना हुआ है 0.02%। फिर जो भूमिगत जल है वो है हमारा 0.68%। ठीक है, तो टोटल मिला के ऐसे झीलों का, लवणीय जल, समुद्र का, नमकीन झीलें, वायुमंडल में आप बोलोगे हवा में कहाँ से आ गया, हवा में भी बादल के रूप में भी बेटे पानी ही है। ठीक है, नदियों में टोटल मिला के ऐसे वितरण जब हम करते हैं तो 100% ये बन जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है। अब बेटे एक क्वेश्चन आता है कि बेटे लवणता क्या होती है। लवणता होती है बेटे कि 1 लीटर पानी के अंदर कितना हमारा क्या लवण यानी कि नमक घुला हुआ है। ठीक है, 1 लीटर पानी में जितना भी हमारा लवण है वो ही हमारी क्या हो जाएगी, लवणता हो जाएगी। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा ही लवणता कहलाती है। ठीक है, महासागरों के अंदर ये 35 भाग पाई जाती है। ठीक है ना, मतलब 35 ग्राम के आसपास पाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो हमारा लवणीय वाटर बॉडी है वो है बेटे इजराइल के अंदर का मृत सागर। ठीक है, मृत सागर, डेड सी, यानी कि यहाँ पर 1 लीटर में 340 ग्राम तो बेटे नमक ही नमक पाया जाता है। ठीक है, जो तैराक होते हैं वो इसमें प्लव यानी कि तैर सकते हैं आराम से बिना कुछ करे भी। ठीक है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि बेटे यहाँ पे देखेंगे जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक होता है। ठीक है, हमने देखा बेटे
अब हमारे पास 97% जल तो हमारा महासागरों में ही है, वो किसी काम का नहीं, उसको हम पी नहीं सकते। तो हमारे पास जो पानी बचता है बेचारा 1% बचता है, उसमें से भी हम आधा खराब कर चुके हैं। तो पानी बेटे इसीलिए क्या हर जगह पर सेम मात्रा में नहीं पाया जाता, तो इसलिए हमें जल को बहुत ही ज़्यादा बचाना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बेटे महासागर या परिसंचरण। इस टॉपिक के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखिए अब परिसंचरण की जब मैं बात करता हूँ, महासागर यानी कि समुद्र हो गए हमारे, परिसंचरण मतलब चलते रहना, क्या गति में रहना, गतिमान रहना। ठीक है, गति करना, परिसंचरण, संचरण करते रहना, गति करते रहना। क्या होता है बेटे, जो हमारा चाहे हम देखेंगे कि भाई जो हमारा जो महासागर है ना, अब हमने देखा ताल हो गए, झील हो गए, जब तालाब हो गए या झील हो गए, इनका पानी शांत रहता है ना, शांत, एकदम टिकाऊ, एकदम एकदम अच्छा लगता है देखने में। लेकिन महासागरों का जल बेटे क्या होता है इसके विपरीत, हमेशा गतिमान यानी कि चलता रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं गतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन गतियों को बेटे जो गतियां आती हैं महासागर के जल में वो 3 प्रकार से आती हैं, उन तीनों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले आएंगे बेटे तरंगों की बात करेंगे, तरंगे क्या होती हैं ये हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे बेटे धाराएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन पेपर में इन तीनों में से किसी एक चीज़ के बारे में वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब ठीक है याद रखने वाली बात है। 2 नंबर के क्वेश्चन, ये जो नीले नीले बॉक्स होते हैं ना, इनमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे कभी कभी। ठीक है ना, तो ये याद करके जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है बेटे, तरंगों की जब हम बात करें, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है यानी कि हवा बहती है, तब तरंगे उठ जाती हैं। जितनी तेज हवा बहेगी तरंगे भी उतनी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो तरंगों की जब हम बात करें, तरंगों की हमने देख लिया कि भाई जब महासागर की सतह पर जल उठेगा उसे और गिरेगा तो उसे हम तरंगे बोल देंगे। सिंपल सी बात। अब तरंगे आने के कई कारण हैं, किस कारण से बेटे तरंगे आएंगी, है ना, वो किस कारण से आ रही है। सबसे पहले बेटे तेज वायु चलने की वजह से आ रही है। ठीक है, और इनके कारण अत्यधिक विनाश भी हो जाता है कभी कभी तो बेटे। दूसरा कारण है बेटे भूकंप की वजह से आ रही है, ज्वालामुखी की वजह से आ रही है, या फिर जल के नीचे अगर भूस्खलन हो जाए उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापित हो जाता है बेटे इसके अंदर। अच्छा, अब जब जो तरंगे हैं बेटे वो 15 मीटर से ऊंची आ जाए तो बेटे उनको ज्वारीय तरंगों को बेटे सुनामी भी बोल दिया जाता है। अच्छा, सुनामी की जब हम बात करते हैं, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है बेटे, जिसका मतलब होता है पोताश्रय। पोताश्रय बेटे हमारे तटों को बोलते हैं। जब भी तरंगे आती है, सुनामी तरंगे आती है, वो बंदरगाहों को नष्ट कर देती हैं। बंदरगाह यानी कि पोताश्रय, ठीक है, उनको नष्ट कर देती हैं, पूरा तहस नहस कर देती हैं, इसलिए इनको बेटे पोताश्रय तरंगे भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब तक का सबसे विशाल सुनामी बेटे 150 मीटर मापी गई है। ठीक है, और उसकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की थी। ठीक है, 2004 में बेटे भारत के अंदर भी सुनामी आई थी, जिसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंदिरा पॉइंट पूरी तरीके से डूब गया था। ठीक है, यहाँ पर उसी सुनामी की हम बात कर रहे हैं कि बेटे ये हमारी जो है ये केस स्टडी है। क्या है, हमारी केस स्टडी है ये, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ था कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे, जो भी मर्जी, दोनों में से कोई सा भी नाम ले लो। ठीक है, इनके कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ठीक है, अब ये भूकंप का परिणाम थी, यानी कि भूकंप की वजह से आई थी। अब भूकंप आया कहाँ पे, ये भूकंप आया था बेटे सुमात्रा में। सुमात्रा से शुरू हुआ, अधिकेंद्र यानी कि जहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, पश्चिमी सीमा पर था, वहाँ पे सुमात्रा की पश्चिमी सीमा से शुरू हुआ ये। ठीक है, इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो थी 9। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर 9 नापी गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, भारत की जो प्लेट है ना, हमारे धरती के नीचे प्लेट्स होती हैं। ठीक है ना, तो भारत की जो प्लेट थी वो बर्मा यानी कि म्यांमार की प्लेट के नीचे फंस गई। ठीक है, और समुद्र के जल में गति आ गई। ठीक है, इसी वजह से भूकंप भी आया बेटे। तो इसमें क्या हुआ, महासागर का तल जो था लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। ठीक है, खिसक गया और नीचे की तरफ झुक गया। ठीक है, इस विस्थापन के कारण नियमित अंतराल यानी कि उस जगह को भरने के लिए बहुत सारा पानी आ गया बेटे, उस जगह पे पानी बहने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ बेटे, दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री तटों से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे जाने के कारण जल वापस समुद्र की तट की ओर लौटा और इसकी स्पीड हो गई बेटे 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ठीक है, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। ठीक है, जो कि हमारे एयरप्लेन की स्पीड के बराबर मानी जा सकती है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से बेटे हम देखें, हिंद महासागर का कुछ दूर तक पूरी तरीके से डूब गए। ठीक है, भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट जो था हमारा इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार पूरी तरीके से बेटे डूब गया। ठीक है, इसमें सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तब इनकी स्पीड जो थी थोड़ी कम होती चली गई। ठीक है, और जल की गहराई भी कम होने लगी, तो लेकिन स्पीड भी कम हो गई इनकी, 700-900 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई बेटे ये। ठीक है, समुद्र तट ने सुनामी में 3 किलोमीटर तक गहराई तक की। ठीक है, जिनके फलस्वरूप 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए बेटे। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा घर टूट के खराब हो गए। ठीक है, जान माल की हानि हुई। ठीक है, आंध्र प्रदेश का तटीय भाग, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, जो पुडुचेरी बोलते हैं उसको, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है,
आप देखिए भूकंप बेटे जब आएगा वो हमें पता नहीं लग पाएगा कब आने वाला है, ठीक है। क्या होता है लेकिन जब सुनामी आती है ना तो 3 घंटे पहले हमें थोड़ा सा असर दिख जाता है। क्या होता है वो देखेंगे हम आगे, ठीक है। जैसे कि बेटे हमारे प्रशांत महासागर के अंदर प्राथमिक चेतावनी प्रणाली क्रियाशील है। प्रशांत महासागर में अगर सुनामी आने वाली होगी तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन हिंद महासागर के साथ ऐसा नहीं है बेटे, ठीक है, क्योंकि हिंद महासागर में इतनी जल्दी सुनामी आती नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे वो है, ठीक है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई 100 सालों में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी मानी जाती है बेटे, ठीक है। आगे हम देखें कि जब भी सुनामी आएगी ना बेटे तो क्या होगा, सुनामी जब आएगी तो तट वाले क्षेत्र जो तट होंगे ना वहां से जल में तेजी से कमी आएगी। जल क्या होगा, समुद्र की तरफ बहेगा, पीछे की तरफ हटेगा, और लोगों को लगेगा भाई अरे पीछे क्यों जा रहा है, तो ये इसी वजह से लोग मरते हैं, ठीक है। फिर विनाशकारी तरंगें उठती हैं बेटे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, जब ये 2004 में जो सुनामी आई लोगों ने क्या किया बेटे, ऊंचे स्थानों पर नहीं गए बल्कि अचंभे से देखते रहे कि जल पीछे की तरफ क्यों जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हुआ, ठीक है। तो अब हमने तरंगों के बारे में देखा, अब हम बात करते हैं बेटे ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा क्या होता है बेटे, देखिए क्या होता है, दिन में 2 बार, कब 2 बार, पूरा नियम से एकदम 2 बार भाई क्या होगा, महासागर का यानी कि समुद्र का जल उठेगा और गिरेगा। महासागर का जल उठेगा और गिरेगा, इसी को हम बोलेंगे ज्वार भाटा। उठेगा तो ज्वार, गिरेगा तो भाटा, ठीक है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठेगा, तट के बड़े हिस्से को डुबो देगा, उसे बोलेंगे ज्वार। जब निम्न तक स्तर आएगा और पीछे चले जाएगा, उसे बोलेंगे भाटा, ठीक है। अब ये जो ज्वार भाटा होते हैं आते क्यों हैं, इनके आने का बेटे कारण क्या है, इनके आने का कारण है बेटे गुरुत्वाकर्षण। किस चीज का गुरुत्वाकर्षण बेटे, चांद का गुरुत्वाकर्षण। हमारे चंदा मामा क्या करते हैं बेटे, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं धरती के पानी पर। देखो क्या होता है, अब यहाँ पर आपको पहले 2 इमेजेस देख लीजिए, ठीक है। इन इमेजेस में आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या है, सूरज है और यहाँ पर धरती है, ये धरती का जो पानी है, ठीक है। अब सूरज क्या कर रहा है, इस पानी को अपनी तरफ खींच रहा है ना, और चांद क्या कर रहा है, इस पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो पानी दोनों तरफ खींचने की वजह से ज्यादा नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या आएंगे बेटे, लघु ज्वार भाटा है, छोटे छोटे ज्वार भाटा आएंगे। लेकिन क्या होता है जब पूर्णिमा हो जाए, ठीक है, या फिर बेटे अमावस्या हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटे, हमारे जो चांद सूरज और धरती है वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। तो दोनों एक ही सीध में क्या करेंगे बेटे, धरती के पानी को खींचेंगे तो पानी ज्यादा विस्थापित होगा, इससे आएंगे वृहत यानी कि बड़े बड़े ज्वार भाटा आएंगे, है ना। तो बड़े बड़े ज्वार भाटा आएंगे, जब दोनों तीनों एक लाइन एक ही सीध में हो जाएंगे तो बड़े बड़े ज्वार भाटा आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। देखिए क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब जो पानी होता है चंद्रमा जब पास में आ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, पानी को खींचेगा, अभिकर्षित करेगा, ठीक है, जिसके कारण उच्च ज्वार आएंगे, बड़े बड़े ज्वार भाटा आएंगे। पूर्णिमा अमावस्या जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इस दिन तो बेटे तीनों एक ही लाइन में होते हैं, एक ही सीध में होते हैं, तो सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं जिनको हम वृहत ज्वार भी बोलते हैं बेटे, ठीक है। जब चांद अपने प्रथम अंतिम चतुर्थांश यानी कि एकदम छोटा होगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल बेटे विपरीत दिशाओं में लगेगा, इसलिए निम्न ज्वार भाटा आएंगे जिसको लघु ज्वार भाटा भी हम कहते हैं, ठीक है। अब इनके बेटे उपयोग की बात करें, इनके फायदे क्या हैं, ठीक है, इनके उपयोग की बात करें, क्यों उपयोगी है ये ज्वार भाटा, क्या इनका कोई फायदा क्या है बेटे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले नौसेना में संचालन होती है, नाव चलाने में मतलब अच्छे होते हैं बेटे उच्च ज्वार वाले जो होते हैं। क्यों, क्योंकि जब देखिए जब पानी उठेगा तो जब वो बह के आएगा तो वो कहाँ पे जाएगा बेटे, तट के पास जाएगा ना, तो तट का पता लगाने में, ठीक है, जल स्तर तट के पास ही आएगा तो बंदरगाह तक पहुंचने में बेटे सावधानी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, सहायता हो जाएगी। इसके अलावा जब पानी उठ के जब आएगा, जब पानी ऐसे उठेगा ऐसे बहेगा तो इसके जितनी मछलियाँ होंगी वो भी आगे आ जाएंगी, तो यानी कि मछली क्या हो जाएंगी बेटे, तट के पास आ जाएंगी, ठीक है। मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाएंगे, ठीक है। कुछ स्थानों पर तो बेटे बिजली भी बनाई जाती है ज्वार भाटों से, ठीक है ना। तो ये होगा ज्वार भाटे के फायदे, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बेटे महासागरीय धाराएं। धाराएं क्या होती हैं बेटे, धाराएं हम देखेंगे कि महासागर की जो धाराएं हैं वो 2 तरीके की होती हैं, ठीक है ना। एक होती है गर्म धाराएं, एक होती है बेटे ठंडी धाराएं। अब पहले समझ लीजिए गर्म कहाँ पाई जाएंगी, ठंडी कहाँ पाई जाएंगी। अगर हम बात करें, देखिए मान लीजिए ये बेटे हमारी क्या है, ये धरती है, ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे सूरज है, ठीक है, हाफ बना दिया तो सूरज देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे भूमध्य रेखा होती है बीच में, है ना। तो हमें जानते हैं कि भाई सूरज की जो रोशनी है यहाँ बीच में ना, ठीक है, यहाँ पर बीच में एकदम सीधी पड़ती है बेटे, यहाँ पर क्या होती है, सीधी पड़ती है। तो जो भी धाराएं यहाँ पर पाई जाएंगी बेटे वो पाई जाएंगी हमारी गर्म धाराएं ज़्यादातर, ठीक है। और यहाँ पे पोल्स की तरफ क्या पाएंगे बेटे, हमारे को ठंडी धाराएं पाई जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। देखिए महासागर धाराएं निश्चित दिशा में एक फिक्स्ड बेटे उनकी डायरेक्शन होती है, जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में बहती रहेंगी हमेशा, ठीक है। तो नियमित रूप से बहती रहती है बेटे, ठीक है। ये या तो गर्म होंगी बेटे या तो ये ठंडी हो सकती है, ठीक है। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के, जो मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के पास पाई जाएंगी, ठीक है, और ध्रुवों की ओर बहेंगी ऐसे, ठीक है ना।
ठीक है। ठंडी धाराएं बेटे ध्रुवों से अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर बहेंगी बेटे। एग्जाम्पल देखें, लेब्राडोर, ठीक है, एक जगह है, यहाँ पर ठंडी जल धाराएं पाई जाएंगी और गल्फ स्ट्रीम में गर्म जल धाराएं पाई जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना है बेटे, गर्म जल धारा का भी और ठंडी जल धारा का भी एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके बेटे उपयोग की बात करें। ठीक है, यहाँ पर इनके उपयोग दे रखे हैं। ठीक है, उपयोग की जब हम बात करें, क्या क्या उपयोग, क्या फायदे हैं इनके। सबसे पहला बेटे, किसी भी जगह के तापमान को प्रभावित करती है। जिस जगह पे गर्म जल धाराएं जाएंगी वहां का मौसम हो जाएगा गर्म, जिस जगह पे ठंडी जल धाराएं जाएंगी वहां पे हो जाएगा मौसम ठंडा। ठीक है, गर्म जल धाराओं से सतह का जो तापमान होता है, स्थल का यानी कि जमीन का जो तापमान होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलेंगी वहां पे अच्छा मत्स्य क्षेत्र यानी कि सबसे ज्यादा मछली पकड़ने का अच्छा इलाका वो माना जाता है, जैसे कि जापान हो गया, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का कुछ पूर्वी तट वाला इलाका हो गया। ठीक है, इसके अलावा बेटे क्या होता है, जहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है तो एक कोहरा बन जाता है वहाँ पे, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत भी आएगी नौसेना यानी कि जो नाव वगैरह चलाने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो रेड वाली है ये हमारी गर्म वाली है। ठीक है, और ये जो हमारी ब्लू वाली है ये हमारी ठंडी जल धाराएं हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ बेटे चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी आनी चाहिए ताकि आपके जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए, जय श्री राम।